नमस्कार। अनमोल कृतियां में आज सुना रही हूँ डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी द्वारा प्रेषित लेख मैकाले का भूत। युवा क्रांति का आह्वान पुस्तक के लेखक मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी ने यह लेख युवा चेतना जागृत करने के उद्देश्य से लिखा है। पुस्तक के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। आइए लेख का वाचन, श्रवण और मनन करके कर्म पथ पर बढ़ने का प्रयास करें। भारत में आज भी अंग्रेजी का वर्चस्व क्यों है? भारतीयों की मानसिक दास्ता का क्या कारण है? भारत विश्वगुरु क्यों नहीं बन पा रहा है? शीर्ष नेतृत्व और विद्वत ख्यात वर्ग का तीनों प्रश्नों का उत्तर है मैकाले की शिक्षा पद्धति। क्या यह सच है? यदि यह सच नहीं है तो ऐसा क्यों कहा जाता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है मैकाले नहीं, मैकाले का भूत। यह मानसिक रोग है जो दशकों से वंचक शिक्षाविदों और राजनीतिक नेतृत्व ने उपजाया और पोषित किया है। जैसे भूत के वशीभूत व्यक्ति विचारहीन चेतना शून्य की तरह हो जाता है, वैसे ही मैकाले के भूत ने युवा चेतना को कुंठित कर दिया है। भूत का अस्तित्व नहीं होता। चेतना की चुनौती से क्षण मात्र में भूत उतर जाता है। ऐसे ही मैकाले का भूत उतारना है। इस लेख का यही उद्देश्य है। मैकाले एक औसत दर्जे की बुद्धि वाला पर अपने ज्ञान के प्रति अति विश्वासी व्यक्ति था। धन और सत्ता के बल से बहुत अहंकारी भी था। सन 1834 से सन 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के समय वह भारत में रहा और फरवरी 1835 में बहुचर्चित शिक्षा पर मेमो लिखा। सन 1859 में उसका देहांत हो गया। मैकाले के मेमो को वास्तविक संदर्भ में नहीं देखे जाने से भ्रांतियां हुई हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में बनी थी, जिसका उद्देश्य व्यापार था। वस्तुओं के अतिरिक्त गुलामों और कुलियों का भी व्यापार होता था। आज जिसे सर्विसेज सेवा कहा जाता है, वह मूल रूप से कंपनी के गुलामों और कुलियों का ही सम्मानजनक नामकरण है। मनुष्य भी क्रय विक्रय की वस्तु है। इसे सेवा कर द्वारा गेट 94 में वैश्विक औपचारिक मान्यता दे दी गई। कंपनी ने भारत के राजाओं को प्रलोभन दिया कि आधुनिक विकास के लिए कंपनी पूंजी निवेश करेगी। भारतीय मजदूरों और किसानों के कंपनी हित में काम करने का मार्ग इससे खुल गया, जो बाद में उनके शोषण में बदला। सन 1835 में कंपनी भारतीयों के उत्थान के लिए शिक्षा पद्धति नहीं ला रही थी। इसका उद्देश्य ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार करना था जो कंपनी के आर्थिक हितों के काम का हो और पूरी तरह से मानसिक गुलाम हो। मैकाले का पूरा मेमो पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाएगा। अक्सर मेमो के कुछ अंश उद्धृत किए जाते हैं, वे स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। मैकाले की शिक्षा प्रणाली एक छोटे से वर्ग को, जो भारतीय होते हुए भी अंग्रेजियत से ओतप्रोत हो, बनाना चाहती थी। अहंकार युक्त वक्तव्य कि समस्त भारतीय साहित्य फालतू है, हीन भावना पैदा करने वाला था। एक महत्वपूर्ण कुटिलतापूर्ण अंश जो नहीं बताया जाता है, वह भी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आधुनिक ज्ञान भारतीयों को मिले, यह उद्देश्य तो था ही नहीं। शिक्षा से ईसाई धर्म की श्रेष्ठता और वैदिक ज्ञान हिंदू धर्म की तुच्छता प्रचारित करना परोक्ष रूप से निहित था। मूर्ति पूजक, अंधविश्वासी और रूढ़िवादी हिंदू चरित्र स्थापित करना, साथ ही ऐसे अज्ञानी हिंदुओं के हित में अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है, यह दावा करना मैकाले के मेमो में अंतर्निहित था, जो उनके अक्टूबर 1836 में अपने पिता को लिखे पत्र से स्पष्ट हो जाता है। वे लिखते हैं, अंग्रेजी शिक्षा पाने के बाद कोई भी हिंदू अपने धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख पाता। मेरा यह दृढ़ विश्वास है
कि यदि हमारी शिक्षा योजनाएं जारी रखी गईं, तो अब से 30 वर्ष बाद बंगाल के संभ्रांत वर्गों में एक भी मूर्ति पूजक दृष्टिगोचर नहीं होगा, और यह सब केवल ज्ञान और चिंतन की स्वाभाविक प्रक्रिया से संपन्न हो जाएगा। इसके लिए न तो हमें धर्मांतरण की कोई चेष्टा करनी होगी और न ही उनके धर्म की स्वाधीनता में हस्तक्षेप करना होगा। मुझे इन संभावनाओं पर हार्दिक आनंद की अनुभूति होती है। क्या अंग्रेजी शिक्षा और मैकाले की शिक्षा प्रणाली का उपरोक्त उद्देश्य सफल हुआ? दयानंद सरस्वती के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में ईसाई धर्म और बाइबल के पाखंड और अज्ञान पर सशक्त आलोचना और वैदिक ज्ञान के गूढ़ और गहन विचारों का प्रकाश है। सन 1875 में विरचित हिंदी का यह ग्रंथ और आर्य समाज की स्थापना मैकाले और अंग्रेजी शिक्षा के श्रेष्ठता के दावे को पूरी तरह ध्वस्त करते हैं। महामना मालवीय ने अंग्रेजी शिक्षा पाई, पर सन 1916 में स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के साथ हिंदू शास्त्रों और संस्कृत का अध्ययन अध्यापन भी रखा। यही नहीं, प्राचीन ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण और प्रचार विश्व कल्याण के लिए है, यह भी स्पष्ट कहा गया। मैकाले की शिक्षा पद्धति से शिक्षित और ब्रिटिश राज में नौकरी करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना सन 1882 में की, जो युवा क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। अधिकतर युवा क्रांतिकारी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में पढ़े थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, सावरकर और धींगरा जैसी क्रांतिकारी तो लंदन के परिवेश में भी रहे थे। जगदीश चंद्र बसु और सीवी रमन जैसे महान वैज्ञानिक, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष आदि जैसे नेता और भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद्र जैसे हिंदी के साहित्यकार भी अंग्रेजी शिक्षित थे और ब्रिटिश राज में ही हुए। सच यह है कि मैकाले का सपना और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य ब्रिटिश राज में पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। यही नहीं, अंग्रेजी राज की अपेक्षा के विपरीत इस शिक्षा पद्धति ने युवा चेतना से जागृत भारतीयों को ब्रिटिश एम्पायर के झूठे वर्चस्व और खोखलेपन को समझने में मदद की। वास्तविकता यह है कि यूरोप का उत्कृष्टतम ज्ञान और महान दार्शनिक विचार भौतिक जगत और आदि दैविक जगत के कुछ अंश तक सीमित है। मैकाले का चिंतन इस यूरोप के ज्ञान को भी स्थूल स्तर तक ही समझ पाया था। प्राचीन भारत का ज्ञान आदि दैविक जगत से भी सूक्ष्म आध्यात्मिक स्तर तक है, जहां आत्मज्ञान की अनुभूति है। भारतीय शिक्षा में पूर्व जन्म के संस्कार, पारिवारिक और सामाजिक परिवेश और औपचारिक शिक्षा सम्मिलित है। ब्रिटिश राज में भारत की आबादी के 1% से भी बहुत कम लोगों को अंग्रेजी शिक्षा मिली और गिने चुने लोग ही मैकाले की परिभाषा के अनुरूप अंग्रेजियत में रूपांतरित हो पाए। निष्कर्ष है, ब्रिटिश राज में मैकाले और ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली अपने लक्ष्य को पाने में पूरी तरह विफल रही। आज स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व और औपनिवेशिक दास्ता वास्तविकताएं हैं। ऐसा कैसे हुआ? इसका मूल कारण है सन 1947 में भारत स्वतंत्र नहीं हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 द्वारा 2 स्वतंत्र उपनिवेश बनाकर सत्ता हस्तांतरण किया गया। इंडिया से इस सत्ता का प्रमुख जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, जो मैकाले की कल्पना और सपने के अनुरूप केवल रंग रूप से भारतीय थे। यहाँ रेखांकित करना जरूरी है कि कैबिनेट मिशन के बाद नेहरू को अंतरिम सरकार का मुखिया सन 1946 में ही बना दिया गया था। बहुमत सरदार पटेल के पक्ष में था, पर गांधी ने नेहरू को नियुक्त करने पर जोर दिया। सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे कांग्रेसी नेता निश्चय ही मैकाले और अंग्रेजियत से प्रभावित नहीं थे। गांधी ने ऐसा क्यों किया? पत्रकारिता में प्रामाणिकता हो ही यह जरूरी नहीं है, पर दुर्गादास की पुस्तक में इस प्रश्न पर चर्चा की गई है, जिसे जानना चाहिए। आजकल भाजपा के कुछ नेता इस पुस्तक के सहारे नेहरू की निंदा और अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, पर चुनावी लोकतंत्र के पाखंड के कारण गांधी को पूछते हैं। इस पुस्तक के कुछ संदर्भित अंश स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं।
स्पष्ट है कि गांधी की राजनीति में स्वदेशी और स्वराज नारे थे, जबकि व्यवहार में अंग्रेजियत और अंग्रेजी को वरीयता थी। नेहरू ने अपने विचारों को छुपाया नहीं था, इसलिए उन्हें दोष देना अनुचित है। औपनिवेशिक दासता का प्रत्यक्ष प्रदर्शन हुआ जब 15 अगस्त 1947 को तथाकथित स्वतंत्रता मिली और हजारों भारतीयों ने माउंटबेटन की जय के नारे लगाए। दुर्गादास की पुस्तक में पेज 258 पर इसका विवरण देते हुए लिखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुर्गादास की पुस्तक में दिए तथ्यों को और उनके स्वयं के विचारों को युवा चेतना के सत्यान्वेषण से देखा जाए तो गांधीवादी पाखंड, शीर्ष नेतृत्व की अंग्रेजों की भक्ति और बुद्धिजीवियों की मानसिक दास्ता तथा कथित स्वतंत्र भारत के आधार स्तंभ बने, यह समझ में आ जाएगा। नेहरू ने आधुनिक विकास के अभारतीय पाश्चात्य मॉडल और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को अति उत्साह से अपनाया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय विकास परिषद की 39वीं बैठक में शिक्षा प्रणाली की समस्या को अंग्रेजों की देन बताया, जिसे स्वतंत्र भारत में भी चलने दिया गया। उन्होंने कहा, यदि हम स्कूली शिक्षा पर मैकाले के विचार देखें तो पता चलेगा कि इस शिक्षा का उद्देश्य कुछ विशेष स्कूली शिक्षा के पहलुओं तक ही था। इससे भारतीय जीवन के यथार्थ से हट गए और पहले की तरह आज भी राष्ट्रीय आवश्यकताओं से दूर हैं। नेहरू से लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों को मैकाले की शिक्षा पद्धति को चालू रखने का दोषी बताना तो ठीक है, पर राजीव गांधी ने स्वयं इसके संशोधन के रूप में कौशल विकास और मानव संसाधन के अमेरिकी विचारों को लागू करने का प्रयास किया। यह नव उपनिवेशवाद था जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित के लिए था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 8 जुलाई 2005 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मानद उपाधि मिलने पर जो भाषण दिया, वह विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स सेक्शन में उपलब्ध है। इसके कुछ अंश आप स्क्रीन पर देखें। ब्रिटिश साम्राज्य की स्कूली शिक्षा पद्धति और अंग्रेजों को महान विरासत बताकर उन्होंने औपनिवेशिक दास्तां का गुणगान किया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीयता से जोड़ा है। मैकाले की आलोचना इस शिक्षा नीति में भी की है, किंतु राजीव गांधी के विचारों और दृष्टिकोण के अनुरूप यह शिक्षा नीति पूरी तरह अमेरिकी मॉडल को अपनाती है। इसमें भारतीय कुछ नहीं है। हाल में उन्होंने स्वदेशी की विचित्र परिभाषा दी है। पूंजी निवेश किसी का हो, यदि भारतीय युवा मजदूर किसान का उसमें खून पसीना लगा है तो वह उत्पाद स्वदेशी है। मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शिक्षा पद्धति बनाई। कंपनी ने श्रमिकों और किसानों के खून पसीने की कमाई को लूटा। उस समय क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता और स्वदेशी का निर्भीक उद्घोष किया। आज एक कंपनी नहीं, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में पूंजी निवेश कर पूरे देश के युवाओं को गुलाम बना रही हैं, पर कहीं कोई युवा चेतना की चिंगारी तक नहीं। मैकाले और ब्रिटिश राज जो काम 100 वर्ष से अधिक में नहीं कर पाए, वह मैकाले के भूत ने और ब्रिटिश राज की मानस संतानों ने
7 दशक में कर दिया है। युवा चेतना जागृत करनी ही होगी। युवा क्रांति से क्षण भर में मैकाले के भूत और पाखंड से मुक्ति हो जाएगी और प्रशस्त होगा क्रांतिकारियों के सपने की भारत माता का ज्योतिर्मय पथ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत की ओर। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्मात् धर्म न त्यजामि, मानो धर्मो हतो वधीत। महाभारत वन पर्व में धर्म आहत होने पर मारता है और रक्षित होने पर रक्षा करता है। अतः मैं धर्म का त्याग नहीं करता कि कहीं धर्म ही हमारा वध ना कर दे।